ठीक है। इससे पहले हमने फंक्शन का स्टार्ट करते हैं। फंक्शन के हमने 3 या 4 ग्राफ हमने स्टडी किए थे कि फंक्शन में हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन का कॉन्सेप्ट स्टडी किया कि ये फंक्शन है। उसके बाद हमने उसके लास्ट को हमने किया था वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, डोमेन की स्टडी की थी, किस तरीके से डोमेन स्टडी होती है उसकी। ठीक है। फिर बाद में हमने उसका रेंज का कॉन्सेप्ट भी स्टडी किया, तो कोडोमेन क्या होती है वो भी चीज स्टडी की। यहाँ तक हो चुका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। नेक्स्ट आपके पास में आता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। जैसे आप पॉलिनोमियल फंक्शन स्टडी करते हो, रेशनल फंक्शन स्टडी करते हो, उसी प्रकार से आपके पास में फ्रैक्शनल फंक्शन है। और इसका जो आपके पास में फंक्शन का जो आप फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे, इसकी वैल्यू होती है आपके पास, ठीक है। जैसे x की वैल्यू आपके पास में दे रखी है 1.10, ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है 1.3 को आप फ्रैक्शनल पार्ट में लेके चलते हो क्योंकि इसकी p/q की फॉर्मूला वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास में आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है। यहाँ पर x की जो वैल्यू बनी है जो x है और जो कंप्लीट x की वैल्यू अगर आप लेके चलोगे यहाँ पर इस टाइप से लेके चलोगे जो है x माइनस में ये वाला फंक्शन। अगर आपके पास में f ऑफ x अगर आपके पास में दे रखे हैं कि 1.3 वैल्यू आई है, जहां पर x की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 0.3। ठीक है। तो एक तो हमने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टडी किया था ना, उसमें आप अगर आप ग्राफ स्टडी करोगे तो आपके पास में ये था यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पर स्टार्ट है और यहाँ तक जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट के लिए यहाँ से यहाँ तक, उसके नेक्स्ट के लिए यहाँ से यहाँ तक, सेम नेगेटिव के लिए यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास में इस टाइप से था कि आप लैंडिंग तो सारे बच्चे पढ़ेंगे, मैं पूरी क्यों नहीं पढ़ रही? ये हमारे पास है भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के बारे में। ये हमने जो स्टडी किया था ग्रेटेस्ट फंक्शन अगर आपके पास है हेलो आवाज नहीं। ये हमारे पास में f of x माइनस में इस फंक्शन की फॉर्म में अगर आप स्टडी करोगे ठीक है, ये इस फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो आपके पास में 1 होगी और जो मिनिमम वैल्यू है वो x एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 ही रहेगी और हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है। एक चीज यहाँ पर अगर आप डोमेन की बात कर रहे हो, इसमें डोमेन अगर आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो तो यहाँ पर ये 0 का है, ये -1 -2 -3, ये आपके पास +1 +2 +3 इस टाइप से लेके चल रहे हो। तो डोमेन आपके पास में क्या आएगा, डोमेन क्या है भाई आपके पास में बताओ, डोमेन आपके पास में क्या है। उसके बाद आपकी रेंज की बात करते हैं, फिक्स है। एक चीज यहाँ पर आप देख रहे हो कि +1 है, +2 है, +3 है और एक आपके पास में फंक्शन नेगेटिव फॉर्म में है। कोई भी फंक्शन आपकी वैल्यू यहाँ पर इसके बीच वाली फंक्शन की वैल्यू आपके पास नहीं है 1.5 के लिए मैंने कोई ग्राफ ऐसे ड्रॉ नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास में z होती है। ठीक है, z में हमारे पास में नेगेटिव का कॉन्सेप्ट भी आ गया, पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट भी आ गया। अगर बात करूं मैं इसकी रेंज की, तो रेंज में मेरे पास में वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, 0 से +1 के बीच में जो वैल्यू है वो हमारे पास में कौन सी वैल्यू है, रेंज की। ये समझ में आया। ग्राफ इसका इस टाइप से है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले का अगर आपने यहाँ पर आपने डोमेन स्टडी की थी तो डोमेन में ऑल रियल नंबर आपके पास में डोमेन आई थी
और रेंज क्या आएगी? बताना, लास्ट क्लास में आपने स्टडी किया। क्या बताया था मैंने? ये होता है इसका। तो अगर आप कंपटीशन लाइन में जाओगे ना, तो आपको ये ग्राफ तो कोई बना के दिखाएगा नहीं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो ग्राफ के फॉर्म में आपने समझ में आया। एक आपने ये चीज सीखा कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेके चल रहे हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको इस टाइप से आप लेके चल रहे हो। लेकिन अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन स्टडी कर रहे हो, तो आपके पास में f(x) का जो फॉर्मूला है इस टाइप से लेके चल रहे हो। इसकी डोमेन आपको याद रखनी है और रेंज ये याद रखनी है। यहाँ पर डोमेन ये है और रेंज ये है। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टडी क्या आपने? दो फंक्शन उसके बाद में आपको हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो फंक्शन है, जैसे कि f(x) अगर आप यहाँ पर डिफाइन करोगे तो हमारे पास में इसकी वैल्यू होती है f(x) = a की पावर x, यानी कि पावर की फॉर्म में अगर आपके पास में वैल्यू दे रखी है तो वो आपके पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर या तो ग्राफ आपका इस टाइप से दिखने पाएगा, ठीक है, या यहाँ पर इस तरीके से ना तो इस तरीके से, या फिर आपका ग्राफ ऐसे ड्रॉ हो सकता है। जीरो को कोई टच नहीं करेगा लास्ट में जाएगा। ये वाला जो चीज है, ये वाला जो आपके पास में ग्राफ है, ये वाला तब है जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। यहाँ पर ये ग्राफ जब आएगा जब a की वैल्यू लेस देन 1 हो। ठीक है, ये जो फंक्शन है आपने यहाँ पर, अगर आप इस फंक्शन को आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में और रियल लाइन है हमारे पास में, यहाँ पर वैल्यू चेक करोगे, यहाँ पर वैल्यू चेक करोगे, यहाँ पर वैल्यू चेक करना चाहिए, यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर भी कोई ना कोई f(x) आएगा, इस x3 के लिए x3 आएगा, f(x3), यहाँ पर अगर आप वैल्यू चेक कर रहे हो तो यहाँ पर xn है, तो यहाँ पर f(xn) हमारे पास में कोई ना कोई रिजल्ट दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो डोमेन है, आपकी जो डोमेन है वो आपके पास में रियल नंबर है, जो आपकी रेंज है वो भी आपके पास में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो अगर आप डिफाइन करोगे कहीं पर तो a की पावर x की फॉर्म में आप लेके चलते हैं, ये आपके पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, मैंने सबसे पहले एक ग्राफ स्टडी किया था, वो बताया था 8 वाले स्टूडेंट्स थे वहाँ पर उस दिन मेनली कि log x का ग्राफ कैसे होता है। तो log x अगर आप लेके चलोगे तो इस टाइप का ग्राफ होता है, वो भी बताया था। उसकी ये बताया कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। क्लियर है? लास्ट आपके पास में एक वैल्यू आएगी, वो अभी साइन फंक्शन की फंक्शन एक क्लास फंक्शन आज तक तो हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे। यहाँ पर जो x है ना, यो मेजर एंगल मेजर कर है डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास में एंगल दिखने का मतलब है। ठीक है, अगर आप साइन x आपने जो थर्ड चैप्टर में आपने स्टडी किया होगा, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है साइन x आप लेके चल रहे हो। ठीक है, आपने 10th में इसका ग्राफ स्टडी किया होगा, 10th में ग्राफ मेनली नहीं आती, 11th में इसका ग्राफ आता है साइन x का ग्राफ इस तरीके से। तो इसमें मेनली आपके पास में वैल्यू जो बेस है, साइन 0 की वैल्यू आपके पास में क्या आती है, 0 आती है ना, और साइन 90 की वैल्यू बोला क्लास से बात।
हमारे पास में यह है कि sin 0 की वैल्यू हमारे पास में 1, इसके बाद में अगर मैं वैल्यू चेक कर रहा हूँ 90 पे 1 आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास में 180 पे 0। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है, वैल्यू को याद रखने के लिए आपके पास में सिंपल सा वे है। आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक चीज सीखी थी कि अगर आप एक यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हो, यूनिट रेडियस का आपके पास में सर्कल ड्रॉ किया है, तो आपने यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं, इस पॉइंट को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ का पॉइंट आप लिखते हो r cos थीटा एंड r sin थीटा। यूनिट रेडियस है तो r की वैल्यू तो 1 होगी, यहाँ पर भी r की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू आ गई cos थीटा और यहाँ पर वैल्यू आ गई sin थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू चेक करनी है किस तरीके से कि एक्सिस पे हमारी वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, मिनिमम क्या होगी। आपको पता है x एक्सिस है, x एक्सिस पे एंगल क्या होगा 0 डिग्री का, x एक्सिस है इस पे एंगल 0 डिग्री का हुआ, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है हमेशा 1। यहाँ पर लिखो आप 1 0, यहाँ पर लिख सकते हो आप 0 1, यहाँ पर आप लिखोगे माइनस के 1 0, यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो 0 माइनस 1 लिख सकते हो। तो ये cos थीटा sin थीटा, इसको आप यहाँ पर फिर से लिखोगे cos थीटा और sin थीटा। यहाँ पर वैल्यू क्या है π/2 की फॉर्म में, यहाँ पर वैल्यू माइनस पाई, यहाँ पर वैल्यू 3π/2 पे और यहाँ पर वैल्यू 2π। फिर से एंगल 2π पे रोटेट होगा, ये क्या होगा 3π/2, ये आ गया आपके पास में माइनस के 2π, ठीक है। यहाँ पर करोगे तो π/2, तो आपके पास वैल्यू तैयार होगी ना कि एक्सिस पर इस वैल्यू को यहाँ पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू सॉरी cos थीटा की वैल्यू 1 और sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। अगर एंगल 90 पर जाता है तो यहाँ पर 90 की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम, cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम 0 होगी। तो अब मैं यहाँ पर जो ग्राफ लेके चल रहा हूँ -π/2, यहाँ पर आया माइनस के पाई, यहाँ पर माइनस 3π/2, या आपके पास में माइनस के 2π। क्लियर है? इसके बाद भी ग्राफ कंटिन्यू रहेगा। पाई के बाद क्या आएगा, ये आपके पास में पाई है 3π/2, नेक्स्ट आपके पास आया 2π, उसके बाद में आया 5π/2। इस तरीके से ग्राफ गया। अब इस ग्राफ की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको पता है कि 0 पे हमारे पास में इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू 90 पे वैल्यू मैक्सिमम, उसके बाद में पाई पर जो साइन की वैल्यू क्या आती है sin पाई, sin पाई आपके पास में यहाँ पर वैल्यू है, sin पाई की क्या वैल्यू दे रखी है 0 वैल्यू दे रखी है। तो आपने किया, इसके बाद में हमारा ग्राफ डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ये आपका ग्राफ डिक्रीज हुआ इस टाइप से ग्राफ। इसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब देखो यहाँ पर पाई पर इसकी वैल्यू क्या थी 0 थी, इसके बाद 3π/2 पे इसकी वैल्यू क्या दे रखी है -1। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है ये -1 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये +1 दे रखी है। इस टाइप से फिर आपका ग्राफ ये यहाँ पर गया, सॉरी उसके लिए नेक्स्ट आपने यहाँ पर किया, ये आपका साइड का ग्राफ है कंप्लीटली। इस टाइप से साइड का ग्राफ दे रखे हैं, आपके बुक में भी दे रखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे तो डोमेन और रेंज। रियल लाइन है, रियल लाइन है, हर एक वैल्यू आपने चेक की, हर एक वैल्यू के लिए आप वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री 1 डिग्री 2 3 5 90 डिग्री 91 90 80 डिग्री 180 डिग्री 270 360 340 जो भी कुछ आप एंगल लेके चल रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर वैल्यू ली और आपकी यहाँ पर कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है, f(x) की वैल्यू आई हुई है। अगर f(x) की वैल्यू आई हुई है तो डोमेन तो हमारे पास में आई रियल नंबर, समझ में आया भाई रियल नंबर। और रेंज क्या है आपके पास में, रेंज आपके पास में आई -1 से +1, क्योंकि आपकी वैल्यू इसके बीच में ही लाई गई, इससे ज्यादा तो आपकी रेंज में गया नहीं, इससे ज्यादा तो वैल्यू नहीं है। तो sin x के ग्राफ इस टाइप से स्टडी करते हैं। कोई डाउट है किसी को? ठीक इसी वे में जैसे कि मैं इसकी आपकी बुक मिली गई मेरे को, ये आपका sin x का ग्राफ आपने यहाँ पर डिफाइन किया। इसकी अगर लास्ट में अगर आप चेक करोगे तो इसकी डोमेन का भी पता चल जाएगा और इसकी रेंज का भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में cos of x है। cos x में अगर आप वैल्यू चेक कर रहे हो तो किस तरीके से है कि यहाँ पर आप देखिए cos x के आपने ये बताया कि cos x 0 पे मैक्सिमम होता है और -π/2 और +π/2 पे इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है।
यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 cos p और इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 है cos p। तो यानी कि -π/2 और +π/2 का 0 है और ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया इस तरीके से। ये क्या ग्राफ यहाँ पर वैल्यू क्या है +1, यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी -1। डोमेन क्या आएगी रियल नंबर और रेंज क्या आएगी +1 से -1 के बीच, ठीक है, -1 to +1। क्योंकि शुरुआत हम स्टार्टिंग छोटे पॉइंट से लेकर चलते हैं और मैक्सिमम तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर रेंज हमारे पास -1 to +1 होती है। कोई डाउट है इसमें?